Hello friends, so today we will start with the Limited Liability Partnership Act, which will be added in the phase 2 syllabus, and it has been amended in 2021, but it's still a bill and will come into force on 1st April 2022. That's after our exam, so we will not be studying it as per the amendment but the prior act only. And this act is 2008 and came into force with effect from 31st March 2009. Purpose of this act was to formulation and regulation of LLP. It has 14 chapters, 4 schedules and 81 sections. It was suggested by the committee report of Naresh Chandra committee report and Dr. J.J. Irani committee report. ठीक है, तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. बट इसके लिए पहले हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता क्या है. इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम फीचर्स ऑफ कंपनी एंड सम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप जो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर आती है. कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है तो वो पार्टनरशिप में नहीं होती थी. पार्टनरशिप में जो नॉर्मल होती थी उसमें क्या होता था कि जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एक्ट्स के लिए भी लायबल होते थे और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी. तो उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को एक कंसेप्ट लाए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें के जो पार्टनर्स हैं वो सिर्फ अपने नेग्लिजेंट एक्ट के लिए ही लायबल होंगे, ना कि फॉर द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स. तो इसमें म्यूचुअल एजेंसी का जो कंसेप्ट था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में वो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली इसमें लायबिलिटी जो पार्टनर्स की है वो लिमिटेड है एज पर द एग्रीमेंट जो उनके बीच में होगा वो. ठीक है, बट इसमें कंपनी से क्या डिफरेंट है कि इसमें जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो एज पर देयर एग्रीमेंट ही गवर्न होंगी, ना कि एज पर द एक्ट. तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो आपस में पार्टीज़ के एग्रीमेंट को दी गई है. ठीक है, और इसमें एक होते हैं पार्टनर्स जो कि नॉर्मल हमारे कंपनी में जैसे मेंबर्स होते हैं उसके आप लगा सकते हो वैसे काम करते हैं. और एक होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो सिमिलर होती हैं कंपनी के डायरेक्टर की तरह. भी हम आगे देखते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा. ठीक है, ये कंसेप्ट बेसिक आपको इजी हो जाएगा समझना. तो सेक्शन 1 हमारा शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया. डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स 31 मार्च 2009. एंड उसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है डेफिनेशन. डेफिनेशन में ए है एड्रेस. एड्रेस इन रिलेशन टू इंडिविजुअल होगा उसका यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस. एंड इफ़ द पार्टनर इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट देन उसका रजिस्टर्ड ऑफिस. तो इससे पता चलता है कि जो पार्टनर है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है. देन सेक्शन सी में एपलेट ट्राइब्यूनल है जो कि नेशनल कंपनी वाला एपलेट ट्राइब्यूनल होता है जिसका मतलब. देन सेक्शन डी में बॉडी कॉर्पोरेट है. बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956. ये जो मैंने काट के लिखे हुए हैं ये 2021 में जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें इन्फोर्स आएंगे, बट हमें पुराने के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है. ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी and includes LLP registered under this act or incorporated outside India and company incorporated outside India, but does not include a corporation, sole, a cooperative society or other body corporate or LLP as the central government may specify. Then 2E business includes every trade, occupation, profession and service. तो ये बिजनेस में 4 चीज़ें होगी. उसके बाद हमारा है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन 2J में डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज परसुएंट टू सेक्शन 7. उसके बाद 2L है फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू LLP मीन्स द पीरियड फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर, प्रोवाइडेड अगर वो इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर 30th सितंबर ऑफ अ ईयर देन फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन 31st मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर. मतलब कि अगर कोई कंपनी आफ्टर 31st सितंबर जैसे मान लो 3rd अक्टूबर को अगर वो इंकॉर्पोरेट हुई है तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा. अगर वो इंकॉर्पोरेट हुई है 3rd अक्टूबर 2022 को, 2021 लगा लेते हैं चलो. अगर इंकॉर्पोरेट हुई है 3rd अक्टूबर 2021 को तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होएगा. एक तो 31st मार्च आएगा 2022 बट इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होएगा 31st मार्च 2023. तो 31st मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर. ठीक है, तो ये हो गया. अदरवाइज जो LLP का फाइनेंशियल ईयर है दैट इज़ फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर. उसके बाद 2M है फॉरेन LLP.
2N LLP and 2O LLP agreement. Foreign LLP which has been incorporated or registered outside India to establish its place of business within India. LLP formed and registered under this act. LLP agreement means a written agreement between या तो between partners and LLP or between LLP LLP agreement means a written agreement between the partners of LLP among themselves or between the LLP and its partners which determine the mutual rights and duties of partners and their rights or duties in relation to that LLP. तो बिटवीन पार्टनर्स इंटर से कोई भी एग्रीमेंट है या फिर पार्टनर्स का एलएलपी के साथ कोई एग्रीमेंट है तो वो दोनों को हम एलएलपी एग्रीमेंट कहेंगे. 2P नेम इन रिलेशन टू अ पार्टनर means if an individual then his forename, middle name and surname, and if it's a body corporate then it's registered name. उसके बाद 2Q है पार्टनर. पार्टनर मीन्स अ पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन द LLP इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट के थ्रू कोई भी पार्टनर बन सकता है. देन उसके बाद रजिस्ट्रार है. रजिस्ट्रार मीन्स अ रजिस्ट्रार और एडिशनल जॉइंट डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैविंग ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग द कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट. देन ट्राइब्यूनल 2U. ट्राइब्यूनल मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. उसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंडिंग कंपनीज एक्ट शैल हैव द सेम मीनिंग. ये हो गया चैप्टर 1. उसके बाद चैप्टर 2 आ जाता है जिसमें नेचर ऑफ LLP है. नेचर में सेक्शन 3 में कहा है कि LLP शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट. जो भी कॉर्पोरेट के फीचर्स होते हैं वो इसमें होंगे. दैट इज लीगल एंटिटी, सेपरेट, परपेचुअल सक्सेशन. उसके बाद सेक्शन 4 है दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शेल नॉट अप्लाई टू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिकॉज उसके लिए ये वाला एक्ट है. सेक्शन 5 पार्टनर्स एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी पार्टनर प्रोवाइडेड द ही शेल. अगर वो इंडिविजुअल है देन ही शेल नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग. ठीक है. देन सेक्शन 6 मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए LLP में. इफ नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस बिलो 2 एंड LLP कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 months with one partner then that partner shall be liable personally for the obligations of LLP incurred during that period. ये सेम हमने कंपनीज एक्ट में भी प्रोविजन पड़ी थी जहाँ पे अगर नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम नंबर से फॉल कर जाते हैं तो उनको भी सेम पर्सनल लायबिलिटी आती है. देन सेक्शन 7 आ गया डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. एवरी LLP शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया. तो क्या हुआ कि ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड एटलीस्ट 2 होने चाहिए और उनमें से भी एक जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है दैट ही शैल बी स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 182 days ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग 1 year. फाइनेंशियल ईयर वगैरह यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इमीडिएटली प्रिसीडिंग 1 year में 182 days अगर वो इंडिया में रहा है देन ही शैल बी सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया. प्रोवाइडेड दैट इन केस LLP इन विच ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट्स. अब सपोज कोई ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है तो उन पार्टनर्स को में से कैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर सिलेक्ट होगा. तो उन बॉडी कॉर्पोरेट्स के जो नॉमिनीज होंगे वो दे शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. ठीक है. उसके बाद हमारा है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1. If incorporation document specifies who are to be designated partner then they shall be designated or state that each of partner at time to time shall be designated partner then he shall act as such. And any partner may become a designated partner in accordance with agreement and a partner may cease to be designated partner in accordance with agreement. एग्रीमेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे कैसे या तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है या फिर आप LLP एग्रीमेंट के थ्रू बन भी सकते हो और सीज भी कर सकते हो. इंडिविजुअल shall not become designated partner unless he has given his prior consent and the LLP shall file with the registrar that consent within 30 days of his appointment and every designated partner shall have a designated partner identification number जैसे कि डायरेक्टर के पास होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. और अगर इस कंपनी 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं रखती है तो उसकी कॉन्ट्रावेंशन हो जाती है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 की. उसकी पेनल्टी है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में कितनी मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़. LLP एंड एवरी पार्टनर शेल बी लायबल. एंड अगर वो विद इन 30 days उसको कंसेंट फाइल नहीं करती है रजिस्ट्रार के पास तो लायबिलिटी है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 पेनल्टी मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख बोथ टू LLP एंड एवरी पार्टनर. ठीक है.
उसके बाद सेक्शन 8 है लाइबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। लाइबिलिटी क्या है? एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट फॉर लाइक इंक्लूड फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न स्टेटमेंट्स etc. And he shall be liable to all penalties imposed on LLP for any contravention of these provisions. तो जितनी भी compliances है LLP की उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। एंड सेक्शन 9 चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब अगर कोई भी वैकेंसी अराइज हो रही है उसको हमने फिल करा है तो उसको विद इन 30 डेज फिल करना है और विद इन 30 डेज उसको फिल करने के हमें रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। एंड इफ़ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अपॉइंटेड or if at any time only one designated partner is available then each partner shall be deemed to be a designated partner। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन सेक्शन 10 में वही हमने जो कॉन्ट्रावेंशन की पनिशमेंट पढ़ी है और सेक्शन 8 और 9 की लाइबिलिटीज़ भी अगर हम कॉन्ट्रावेंट करते हैं तो उसके लिए भी लाइबिलिटी कितनी है? नॉट लेस देन 10,000 एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़, ठीक है। ये हो गया चैप्टर 2 हमारा, जिसमें कि हमने LLP का नेचर पढ़ लिया। अब हमारा आता है चैप्टर 3 सेक्शन 11 टू सेक्शन 21, जिसमें इनकॉर्पोरेशन होगी LLP की और उसके इंसिडेंटल मैटर्स है। इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें क्या करना है? एवरी LLP टू बी फॉर LLP टू बी इनकॉर्पोरेटेड two or more persons for carrying out lawful business with a view to profit subscribe their names to incorporation document, and that incorporation document shall be filed with the registrar of the state in which the registered office will be situated, and along with the incorporation document an advocate or CS or CA or cost accountant shall file an statement in which he shall state that all the requirements of this act have been complied with, and along with that the statement shall be of one of the person who subscribed his name to the incorporation document। and the incorporation document में क्या क्या होगा? the form किसमें हो प्रिस्क्राइब जो है, नेम ऑफ LLP, बिजनेस क्या होगा, एड्रेस क्या होगा रजिस्टर्ड ऑफिस का, पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रिस्क्राइब्ड है वो सारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में होगा। अगर कंपनी जो है उसमें स्टेटमेंट में नहीं सॉरी अगर कोई CS एडवोकेट जिसने वो स्टेटमेंट फाइल करी है सबसेक्शन 1 में वो फॉल्स है या ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू तो उसकी पनिशमेंट कितनी है? अप टू 2 years एंड फाइन 10,000 to 5 लाख रुपीज़, ठीक है। देन सेक्शन 12 इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई है कि और रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी हो गई देन ही शैल विद इन पीरियड ऑफ 14 days register the incorporation document and give a certificate that LLP is incorporated. This certificate shall be signed by the registrar and authenticated by his official seal। वो conclusive evidence है that LLP is incorporated by the name specified therein। उसके बाद हमारा है इसका रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट सेक्शन 14 में बताया है दैट क्या होगा? दैट LLP shall by its name capable of suing and being sued, acquire any property in its name, have common seal and other acts as a body corporate may lawfully do। सेक्शन 13 में रजिस्टर्ड ऑफिस है LLP का, उसके चेंजेस अगर हैं तो हमें क्या है कि हर कंपनी के लिए एवरी LLP शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ उसकी सारी कम्युनिकेशंस और नोटिस जाएंगे एंड डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन LLP बाय पोस्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड अगर कोई चेंज है देन इट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days एंड इट शैल टेक इफेक्ट ऑन द सच फाइलिंग ओनली। एंड अगर कोई इसका डिफ़ॉल्ट है तो मिनिमम 2,000 मैक्सिमम 25,000 फाइन है टू एवरी पार्टनर एंड LLP, ठीक है। उसके बाद नेम सेक्शन 15 में है। नेम क्या होगा? दैट एवरी LLP शैल इन एट इट्स एंड यूज द वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और द एक्रोनिम LLP, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 15 सबसेक्शन 6(2) कहता है दैट द नेम ऑफ द LLP शैल in the opinion of central government if it is undesirable or identical or too nearly resembles with the other partnership firm or LLP or body corporate or a registered trademark or trademark of which application is pending then उस नाम से कंपनी LLP जो है वो रजिस्टर नहीं होगी। सेक्शन 16 में रिजर्वेशन ऑफ नेम की बात की है दैट अगर आपने अप्लाई करा है फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम देन इन केस ऑफ न्यू LLP और चेंज इन LLP तो उसका नाम कितने टाइम के लिए रिजर्व होगा? फॉर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार एंड इस 3 months में आपने वो नेम से LLP इंकॉर्पोरेट करानी है। देन सेक्शन 17 है चेंज ऑफ नेम ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कि कहता है कि इन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन 15 एंड 16 अगर जो LLP है वो रजिस्टर्ड होगी है बट बाद में पता चलता है दैट द नेम इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स or which is undesirable or identical then central government may direct such LLP to change its name and the LLP shall comply with said direction within 3 months।
then it shall comply with the direction within said 3 months, and any LLP which fails to comply with this direction shall be liable to punishment of 10,000 rupees, but which may extend to 5 lakhs, and every designated partner of such LLP shall be liable to pay 10,000 rupees, which may extend to 1 lakh rupees. ठीक है. उसके बाद सेक्शन 18 में है कि LLP का नाम चेंज कब हो रहा है, व्हेन एनी एंटिटी विच हैज़ ऑलरेडी अ नेम सिमिलर टू दैट ऑफ LLP विच हैज़ इनकॉर्पोरेटेड हैज़ अप्लाइड टू द रजिस्ट्रार फॉर अ डायरेक्शन टू LLP टू चेंज इट्स नेम, बट दिस एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड विद इन 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द LLP अंडर दैट नेम. आफ्टर दैट द एंटिटी कैन नॉट आस्क the registrar to change the name of the LLP. Then section 19, change of registered name by the LLP on its own by filing with the registrar a notice of such change and on payment of such fees as may be prescribed. Section 20, penalty for improper use of the words limited liability partnership or LLP कितनी है, ₹50,000 to 5 lakh rupees. Unless a company is duly incorporated as LLP, it cannot use the words limited liability partnership or LLP. If it uses, then it shall be liable, any person uses it, then shall be liable to 50,000 rupees to 5 lakh. Then section 21, publication of name and limited liability, and LLP shall ensure that in its invoices, official correspondence and publication bear the name, address and address of registered office and registration number of LLP, and in case of contravention of provisions of this section, then penalty shall be minimum to 2,000 to 25,000 rupees to every LLP. देन ये हो गया चैप्टर 3 हमारा सेक्शन 11 से सेक्शन 21 तक, जिसमें कि हमारा इनकॉर्पोरेशन हो गया. उसके बाद चैप्टर 4 आ जाता है हमारा पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस. इसमें सेक्शन 22 टू 25. सेक्शन 22 कहता है एलिजिबिलिटी क्या होगी पार्टनर्स की. कोई भी पर्सन जिसने अपना नेम सब्सक्राइब किया है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे, वो उसका पार्टनर बन जाएगा. उसके बाद और उसके अलावा अगर किसी और ने बनना है, देन इन अकॉर्डेंस विद द LLP एग्रीमेंट ही कैन बिकम द पार्टनर. देन 23, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स क्या होगा. इट शैल बी गवर्न बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स और बिटवीन LLP एंड पार्टनर्स, एंड इन केस देयर इज नो एग्रीमेंट, देन इट शैल बी गवर्न बाय द फर्स्ट शेड्यूल में जो राइट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग. द LLP एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस मेड देयरिन शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. एनी एग्रीमेंट इन राइटिंग बिफोर incorporation of LLP shall be binding on LLP only if it is ratified by all the partners after the incorporation of LLP. And then उसके बाद आता है section 24, cessation of partnership interest. A person may cease to be a partner in accordance with agreement with other partners or by giving notice in writing of not less than 30 days to other partners of his intention to resign in case there is no agreement regarding the ceasing of partnership. Then a person shall cease कब, when on his death or dissolution of LLP, or he is declared to be unsound mind by competent court, or he is applied to be adjudged as insolvent, or he has been declared as insolvent. And where a person has ceased to be a partner, the former partner is regarded as still being partner unless he has given notice that the former the person to with whom the LLP has entered into agreement has noticed that former partner has ceased to be a partner of LLP, or notice that former partner has ceased to be partner has been delivered to the registrar by the LLP. Then he shall not be considered to be a partner. Then cessation of partner does not by itself discharge the partner from any obligation which he has incurred while being a partner. And उसके बाद he shall be entitled to receive an amount equal to the capital he has contributed towards the LLP, and his right to share in the accumulated profits as at the date on which he ceased to be a partner. The former partner shall not have any right to interfere in the management of LLP. And उसके बाद section 25, registration of changes in partners. Every partner shall inform the LLP of any change in his name and address within a period of 15 days of such change, and the LLP shall inform the ROC within a period of 30 days from the date he receives the information from the partner regarding when he becomes or ceases to be partner. Then the LLP shall file a notice to registrar within 30 days, and in case there is change in name and address, then also within 30 days inform the registrar. And in case the company does not comply with the direction of section 25 subsection 1 or 25 subsection 2, then the penalty shall be minimum 2,000, maximum 25,000,
And in case of subsection 2 contravention, then penalty shall be on LLP and designated partner, but in case of subsection 1, the liability shall be on the partner who has failed to inform the LLP. And any person who ceases to be a partner may himself file with the registrar the notice referred to in subsection 3 if he has reasonable cause to believe that LLP may not file it. The registrar shall obtain the confirmation of this from the LLP, and if the LLP does not send any confirmation within 15 days, the registrar shall register the notice made by a person ceasing to be partner under this section. उसके बाद आ जाता है चैप्टर 5 सेक्शन 26 से 31, जिसमें है एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ LLP एंड इट्स पार्टनर्स. फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, पार्टनर एज एजेंट. एवरी पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ LLP इज द एजेंट ऑफ LLP ओनली बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स. ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. उसके बाद आता है सेक्शन 27. The limited liability partnership is not bound by anything done by a partner if the partner in fact has no authority to act for the LLP in doing that act, and the person knows that he has no authority or does not believe him to be a partner of the LLP, then the LLP shall not be liable. Any act, the LLP shall be liable if partner if the result of act of or omission on his part in the course of business of LLP or with its authority. अगर LLP कब लाइबल होगी, जब पार्टनर ने जो एक्ट किया है या ओमिशन की है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस की है या उसकी अथॉरिटी थी उसको. The obligation of LLP in arising in contract or otherwise shall solely be the obligation of LLP and not its partners. The liability of LLP shall be met out of the property of the LLP and not from the partners. ठीक है, तो पार्टनर्स के एक्ट के लिए पार्टनर LLP तब भी लाइबल होगी अगर वो विद इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है और या विद इन अथॉरिटी है. और सेकेंडली LLP की जो लाइबिलिटी है वो LLP ही फुलफिल करेगी आउट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, और जो कॉन्ट्रैक्ट LLP एंटर करेगी उसकी लाइबिलिटी पार्टनर्स के लिए नहीं होगी. एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर सेक्शन 28. अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लाइबल solely by reason of being a partner of LLP. However, the personal liability of partner for his own wrongful act or omission, but a partner shall not be liable for wrongful act or omission of any other partner. अपने wrongful act और omission के लिए partner liable होगा personally, but other partners के लिए नहीं होगा, जो कि हम पार्टनरशिप में देखते थे म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट. देन सेक्शन 29 होल्डिंग आउट. सेम जो सेक्शन 28 में था कि अगर एक पर्सन जो है वो ऐसी रिप्रेजेंटेशन या कंडक्ट करता है जिससे कि सामने वाले को ये बिलीव होता है और उस बिलीव पे वो कुछ एक्ट करता है, देन द पर्सन शैल बी लाइबल हु इज़ रिप्रेजेंटेड वेदर ही डज और डज नॉट नो दैट रिप्रेजेंटेशन हैज़ रीच द पर्सन फॉर गिविंग द क्रेडिट, प्रोवाइडेड वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय द LLP. Then the LLP shall, without prejudice to the liability of person so representing, be liable to the extent of credit received by it or any financial benefit derived thereon. Then section 30, unlimited liability in case of fraud. If the act carried out by LLP with intent to defraud its creditors, then or for any fraudulent purpose, the liability of LLP and partners who acted with such intent shall be the liability shall be unlimited for all or any of the debts, unless it is established that the act was without knowledge or authority of the LLP. And in case the every person who has knowingly a party of the business in the manner aforesaid shall be punishable with the punishment of 50,000 to 5 lakh rupees. And where partnership partner or designated partner or employee has conducted the affairs in a fraudulent manner, then without prejudice to criminal proceedings which may arise under any law, the LLP and any such partner or designated partner or employee shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage by reason of such conduct, provided partnership shall not be liable without if the act was without knowledge of the LLP. Section 31 whistleblowing, ये भी न्यू कंसेप्ट है. द कोर्ट और ट्राइब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी लेविएबल अगेंस्ट किसकी पार्टनर और एम्प्लॉई ऑफ द LLP इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट उन्होंने कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हेल्पफुल हुई है, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन वेदर और नॉट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड की है जिसने हेल्प किया है टू conviction of LLP or partner or employee of such LLP. Further, जिस partner या employee ने information provide की है, he may not be discharged, demoted, suspended, threatened, harassed or in any other manner discriminated against merely because of his providing any information.
ठीक है। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर 6 कंट्रीब्यूशन, जिसमें सेक्शन 32 एंड 33 है। कंट्रीब्यूशन जो पार्टनर होता है अपने लेके आता है, इट मे कंसिस्ट ऑफ टेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी और अदर बेनिफिट इंक्लूडिंग मनी, प्रॉमिसरी नोट, अदर एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट कैश और प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस परफॉर्म्ड और टू बी परफॉर्म्ड। तो क्या क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो सकती है कंट्रीब्यूशन, बेनिफिट की फॉर्म में मनी, प्रॉमिसरी नोट और एनी सर्विसेज performed or to be performed. The monetary value of contribution shall be accounted for and disclosed in the accounts of LLP. And the obligation to contribute, section 33, the obligation of partner to contribute shall be as per the agreement between the LLP and the partners. A creditor who acts in reliance on obligation described in that agreement without notice of any compromise between partners may enforce the original obligation against such partner. अगर उसको नहीं पता था कि बाद में चेंज हो गया ऑब्लिगेशन, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन चैप्टर 7 सेक्शन 34 से 41, जो कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स की बात करता है कि एलएलपी को क्या क्या डिस्क्लोज करना है। इट शैल मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश और कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एंड इट शैल मेंटेन द सेम एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। And LLP shall within a period of 6 months from the end of each financial year prepare a statement of accounts and solvency, which shall be signed by the designated partners of LLP, and it shall file the statement of accounts and solvency with the registrar every year in form and manner prescribed, and the accounts shall be audited in accordance with the rules, and provided the central government may exempt any class of LLP from requirement of this subsection. वैसे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स है, कैश एक्रूवल बेसिस है, डबल एंट्री सिस्टम है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन होगी, विद इन 6 months ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट प्रिपेयर होगी अकाउंट एंड सॉल्वेंसी की, जो साइन कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो फाइल करेंगे हम आरओसी के पास एवरी ईयर। और अगर ये नहीं होता है देन पेनल्टी कितनी है? एलएलपी के लिए 25,000 to 5 लाख, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए 10,000 to 1 लाख। उसके बाद अब 35 में एनुअल रिटर्न है। एनुअल रिटर्न जो है वो एलएलपी शैल फाइल विद रजिस्ट्रार विद इन 60 days ऑफ क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, एंड इफ एन एलएलपी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन देन एलएलपी को 25,000 to 5 लाख फाइन है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 to 1 लाख। सेम हमारा उसमें था स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, और सेम हमारा एनुअल रिटर्न में है। उसके बाद 36 है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स केप्ट बाय रजिस्ट्रार, कोई भी कर सकता है विद द रजिस्ट्रार, अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट आर फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। देन पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, सेक्शन 37। फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगी? विच इज फॉल्स इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर नोइंग इट टू बी फॉल्स और ओमिट्स एनी मटेरियल फैक्ट नोइंग इट टू बी मटेरियल। तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू फ्रॉम 1 lakh to 5 lakh रुपीज़। इसके बाद 38 पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रार मे रिक्वायर एनी पर्सन including any present or former partner, designated partner, employee of the LLP to answer any question or make any declaration or supply any details in writing एज विद इन अ रीजनेबल टाइम। इसमें क्या है, हम फॉर्मर पार्टनर को भी बुला सकते हैं, प्रेजेंट को भी, डेजिग्नेटेड पार्टनर हो चाहे एम्प्लॉय हो, एंड इन केस अ पर्सन डज नॉट आंसर और मेक सच डिक्लेरेशन विद रीजनेबल टाइम देन द और रजिस्ट्रार इज नॉट सेटिस्फाइड देन ही shall have power to summon that person, and in case that person fails to appear before the registrar then fine shall be 2,000 to 25,000 rupees। उसके बाद 39 है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। Of any offence which is punishable with fine only, the sum may extend to the amount of the fine, maximum fine prescribed for that offence। तो कंपाउंडिंग कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 39। उसके बाद सेक्शन 40 है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स, द रजिस्ट्रार में डिस्ट्रॉय एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद इट इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद रूल्स। 41 एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटी टू मेक रिटर्न्स, the LLP in default in complying with the provision of this act which required filing of return accounts or documents or amend or complete or resubmit an document fails to make good the default within 14 days after the service on LLP of notice requiring it to be done, the tribunal may on an application by registrar direct the partnership or designated partners or its partner to make good the default, and any such order may provide ऑल द कॉस्ट बी बॉर्न बाय द एलएलपी। मतलब अगर कोई रजिस्ट्रार ने कुछ कंप्लायंस करने के लिए कहा था एलएलपी को और वो एलएलपी जो है वो उसको विद इन 40 days नहीं कम करती है, डिफ़ॉल्ट को गुड नहीं करती है, तो फिर रजिस्ट्रार जो है ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन लिखता है एंड द ट्राइब्यूनल शैल मेक गुड द डिफ़ॉल्ट।
उसके बाद सेक्शन 42 है पार्टनर्स का इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफरेबल है होली और इन पार्ट, एंड राइट ऑफ पार्टनर टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स एंड टू रिसीव distributions in accordance with LLP agreement are transferable. The transfer does not by itself cause disassociation of partner or dissolution and winding up of LLP. The transfer does not by itself entitle the transferee to participate in management or conduct of activities of LLP or assess information concerning the transactions of the LLP. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि पार्टनर्स अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट जो ट्रांसफरी है उसको उस ट्रांसफ़र की वजह से सिर्फ मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं मिलता है। और उसके बाद चैप्टर 9 इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सेक्शन 43 कहता है द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ LLP कौन करेगा, इंस्पेक्टर करेगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, एंड उसको एप्लीकेशन जो है ट्राइब्यूनल सुओ मोटो भी कर सकती है, या फिर एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम नॉट लेस देन 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स declare that the LLP ought to be investigated or the court declares that the LLP ought to be investigated. इन 3 केसेस में इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इंस्पेक्टर को। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 or more competent persons as inspectors. The appointment may be made if not less than 1/5 of total number of partners apply करते हैं, then along with supporting evidence and security amount, or if the LLP makes an application that affairs are ought to be investigated, or if in the opinion of central government circumstances are suggesting that business is conducted in intent to defraud creditors or fraudulent or unlawful purpose or oppressive manner or unfair prejudicial or formed for any fraudulent or unlawful purpose, or that the affairs of LLP are being conducted in accordance with provisions of this act. तो इन केसेस में अब इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें ये याद रखना है कि एप्लीकेशन जो है ट्राइब्यूनल को कर सकते हैं नॉट लेस देन 1/5 ऑफ पार्टनर्स के इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, या ट्राइब्यूनल सुओ मोटो भी ले सकती है, या कोर्ट डिक्लेयर करती है कि इसको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। देन एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 44, द एप्लीकेशन जो हमने 43 में बताया, इट शैल बी सपोर्टेड बाय एविडेंस as tribunal may require and may require security for payment of cost of investigation. जो अप्लाई करेगा वो कॉस्ट भी पे करेगा। 45 में नो फर्म बॉडी कॉर्पोरेट और अदर एसोसिएशन शैल बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर इसका मतलब एक इंडिविजुअल ही होगा। उसके बाद सेक्शन 46 है दैट टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ एन एंटिटी विच हैज़ बीन एसोसिएटेड इन द पास्ट और प्रेजेंटली एसोसिएटेड विद LLP और एनी पार्टनर प्रेजेंट और फॉर्मर पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर, इंस्पेक्टर shall have power to do so, and inspector shall not exercise his power of investigation or reporting on its or his affair without obtaining the prior approval of central government thereto. उसके बाद सेक्शन 47 है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस, it shall be the duty of designated partner and partner to preserve and produce the document before inspector or to give him all the assistance as required, and the inspector with prior approval of central government may require any entity अदर देन एंटिटी जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके लिए प्रीवियस अप्रूवल लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उसके भी अकाउंट्स और बुक्स को चेक करने के लिए। इंस्पेक्टर जो है अपनी कस्टडी में बुक्स और पेपर्स को रख सकता है फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज, उसके बाद उसको रिटर्न करना है, एंड इट में कॉल अगर उसको ज़रूरत है तो ही कैन कॉल देम अगेन। इंस्पेक्टर ओथ पे एग्जामिन कर सकता है एनी ऑफ द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1, कौन से थे वो, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, इन सबको वो एग्जामिन कर सकता है, एंड विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एनी अदर पर्सन इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ LLP, एंड मे रिक्वायर एनी ऑफ द पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम पर्सनली। अगर वो पर्सन जो है वो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करते या इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं या अपीयर नहीं होते हैं या साइन करने से मना कर देते हैं एग्जामिनेशन के नोट्स को, देन उसके लिए पनिशमेंट कितनी है, नॉट लेस दैन 2000 रुपीज़ अप टू 25,000 रुपीज़, एंड फर्दर फाइन ऑफ ₹50 which may every day maximum 500 rupees, and the notes of examination shall be in writing and signed by the person whose examination was made on oath, and copy shall be used as an evidence. उसके बाद 48 में सीज़र है। सीज़र के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है इंस्पेक्टर को बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एंड कब होता है व्हेन द इंस्पेक्टर हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द पेपर्स में बी डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड और सीक्रेटिव। उसके बाद मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द इंस्पेक्टर टू एंटर
any place, search that place and seize the books and papers, and keep in custody the papers seized not later than conclusion of meeting, and thereafter shall return the same, provided that books and papers shall not be kept seized for continuous period of more than 6 months. उसके बाद सेक्शन 49 है इंस्पेक्टर रिपोर्ट, किसको सबमिट होएगी, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शैल बी रिटन एंड प्रिंटेड. उसके बाद सेक्शन 50 प्रोसिक्यूशन, इफ फ्रॉम द रिपोर्ट इट अपीयर्स दैट द LLP इज गिल्टी or in relation to any other entity is guilty of any offence, central government will prosecute such person for the offence. Section 51 application for winding up of LLP, the if such LLP is liable to be wound up under the act and it appears to central government from any such report under section 49 that it is expedient to do so, central government may unless LLP is already being wound, cause to be presented to tribunal a petition for winding up of LLP. उसके बाद 52 proceeding for recovery of damages, that proceeding ought in the public interest to be brought by the LLP for recovery of damages. अगर LLP को कोई नुकसान हुआ है because of any fraud, misfeasance or other misconduct of the partners or recovery of any property misapplied or wrongfully retained, central government may itself bring proceedings for that purpose. इसके बाद expenses of investigation कौन bear करेगा, in the first instance by the central government, but the following person shall be liable to reimburse the central government: any person who is convicted on prosecution or in entity in whose name proceedings are brought. इंस्पेक्टर की जो रिपोर्ट होगी सेक्शन 49 की, इट शैल बी एडमिसिबल इन एनी लीगल प्रोसीडिंग एज एविडेंस. ठीक है, उसके बाद अब हमारा आ गया चैप्टर 10 जो कि कन्वर्जन की बात करता है. कन्वर्जन LLP किस किस में हो, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू LLP, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू LLP. तो कौन नहीं हो सकता कन्वर्ट, पब्लिक कंपनी लिस्टेड है जो. ठीक है, तो 55 रेड विद सेकंड स्केड्यूल, 56 रेड विद थर्ड स्केड्यूल, सेक्शन 57 रेड विद फोर्थ स्केड्यूल. उसकी जो जितनी भी कन्वर्जन के लिए प्रोविजंस है वो स्केड्यूल्स में प्रोवाइडेड है. यहाँ पर सिर्फ हेडिंग दिया कि फर्म कन्वर्ट हो सकती है 55 में, प्राइवेट कंपनी 56 में और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 57 में, और इसका रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन दिया है 58 में तीनों का. Registrar on satisfying that all the provisions of this act and rules have been complied with, register the documents submitted under such schedule and issue certificate of registration in such form and manner stating that the LLP is on from the date specified in the certificate registered under this act, provided that LLP shall within 15 days from the date of registration inform the concerned registrar of firms जहाँ वो registered थी या ROC जहाँ वो registered थी company about the conversion into LLP. Upon such conversion, the partnership and the partners shall be bound by the provisions of second, third and fourth schedule respectively. Notwithstanding anything on and from the date of registration specified in the certificate of registration, the LLP there shall be an LLP by the name specified in the certificate, and properties of the converted entity shall be vested in the LLP without further assurance, act or deed. ये इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए कोई फर्दर एक्ट और डीड नहीं चाहिए. द फर्म और कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म और कंपनी. उसके बाद सेक्शन चैप्टर 11 में सेक्शन 59 है फॉरेन LLP. हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन M में उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट कैरीज ऑन बिजनेस विद इन इंडिया. सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स बना सकती है फॉर एस्टैब्लिशिंग द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन LLP विद इन इंडिया. उसके बाद चैप्टर 12 है हमारा कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ LLP. ये सेम प्रोविजन है जो कंपनीज एक्ट में हम पढ़ते हैं सेक्शन 60 से 62 में. 60 में है वेयर अ कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड बिटवीन LLP एंड इट्स क्रेडिटर्स और बिटवीन LLP एंड इट्स पार्टनर्स, द ट्राइब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन ऑफ LLP और क्रेडिटर और पार्टनर ऑफ द LLP or in case the LLP is being wound up, then on the application of liquidator order a meeting of creditors or partners as the case may be, and if majority representing 3/4 in the value of creditors or agree to any compromise or arrangement, the compromise or arrangement shall, if sanctioned by the tribunal by order, be binding on all creditors or all partners and also on the LLP. तो बेसिकली इसके लिए चाहिए क्या, हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है
कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट के लिए। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर सैंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज शैल बी मेड बाय ट्राइब्यूनल अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट द LLP हैज डिस्क्लोज्ड टू अ ट्राइब्यूनल its latest financial position and pendency of any investigation proceedings in relation to that LLP. Order made by tribunal shall be filed with the registrar within 30 days and shall have effect only after it is so filed. If default is made, then penalty shall be maximum of rupees 1 lakh both to LLP and every designated partner. इसके बाद सेक्शन 61 है पावर टू ट्राइब्यूनल टू इन्फोर्स द कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट। जब ट्राइब्यूनल ने सेंक्शन कर दिया है हमारा कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, उसके बाद ट्राइब्यूनल के पास पावर है टू सुपरवाइज द कैरिंग आउट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़ एंड टू मेक सच मॉडिफिकेशन इन द एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ सो एज इस प्रॉपर वर्किंग इज कैन बी एनफोर्स्ड। इफ द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द कॉम्प्रोमाइज़ कैन नॉट बी वर्कड as per the even after modifications, then it may either on its own motion or application of any person interested in affairs of LLP make an order for winding up of LLP। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 62 है प्रोविजन फॉर फैसिलिटेटिंग रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन ऑफ LLP। रिकंस्ट्रक्शन में होता तो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ही है फॉर द पर्पस ऑफ इन कनेक्शन विद स्कीम फॉर रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन ऑफ 2 or more LLPs and under the scheme the properties of or liabilities is to be transferred to another LLP. The tribunal may either by the order sanctioning the compromise or arrangement or subsequent order make provision for transfer of undertaking properties or liabilities, continuation of legal proceeding, dissolution without winding up of transfer liability LLP, provision to be made for any person who dissent from the compromise or arrangement and such incidental consequential matters. The tribunal has received a report from registrar that the affairs of LLP are not conducted in manner prejudicial to interest of partners or public interest, then it may sanction the compromise or arrangement with the scheme of amalgamation, provided that under clause 3 unless the official liquidator has made a report to a tribunal that the affairs are not conducted in prejudicial manner, the tribunal shall not sanction the reconstruction or amalgamation. Within 30 days of making of order under this section, the certified copy shall be filed with the registrar for registration. And in case of any default, penalty shall be fine extend to 50,000 rupees. ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्प्रोमाइज 60 से लेके 62 तक। उसके बाद हमारा चैप्टर 13 है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन की बात करता है। सेक्शन 63 से 65 वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में बी इधर वॉलंटरी और बाय द ट्राइब्यूनल एंड LLP, सो वाउंड अप में बी डिसॉल्व। उसके ग्राउंड्स क्या है ट्राइब्यूनल के ऑर्डर करने के वाइंडिंग अप। LLP decides the LLP should be wound up by the tribunal or a period of more than 6 months has elapsed with the number of partners less than 2, or LLP is unable to pay its debt, or if the LLP has acted against the interest of sovereignty and integrity of India, security of the state or public order, or the LLP has made default in filing with the registrar the statement of account and solvency or annual return for a period of 5 consecutive financial years, or the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the LLP should be wound up, then in these cases tribunal may direct the LLP to be wound up and may be dissolved. रूल्स जो है वो उसके वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन के सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करेगी अंडर सेक्शन 65। उसके बाद हमारा बचता है मिसलेनियस चैप्टर 14 में सेक्शन 66 से 81। ये हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है, लंबा चला जाएगा अदरवाइज। ओके।